नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एबीडी की सालाना बैठक में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो शामिल होंगी और आज 56वीं सालाना आम बैठक एडीबी की होने जा रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का वो नेतृत्व करेंगी। तो एडीबी की सालाना बैठक आज होने जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि 56वीं सालाना ये आम बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो भारत का नेतृत्व करेंगी, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का वो नेतृत्व करेंगे यहाँ पर। तो आज अहम बैठक, और आज से आपको बता दें कि अहम जानकारी है कि 5 मई तक इंचियोन में ये बैठक होने जा रही है। तो दक्षिण कोरिया के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और इस दौरान, अपने इस दौरे के दौरान आपको बता दें कि वो एडीबी की सालाना बैठक में शामिल होंगी, इसका हिस्सा बनेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बैठक होने जा रही है एडीबी की, वो 56वीं सालाना आम बैठक है और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का वो नेतृत्व करती हुई इस दौरान नजर आएंगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, और आज से 5 मई तक इंचियोन में ये बैठक होने जा रही है। तो दक्षिण कोरिया के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्नाटक से बड़ी खबर का। कर्नाटक से बड़ी खबर, कांग्रेस आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। सुबह 10 बजे बेंगलुरु में घोषणा पत्र जारी करेंगे खड़गे। सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार इस दौरान मौजूद रहेंगे। 10 मई को कर्नाटक में सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है और 13 मई को नतीजे आएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और आज बारी है सुबह 10 बजे बेंगलुरु में घोषणा पत्र की कांग्रेस के। और इस दौरान खड़गे, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार जो है मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, क्योंकि 10 मई को कर्नाटक में सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और 13 मई को नतीजे आएंगे। लिहाजा कर्नाटक से ये बड़ी खबर, कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी किया था और आज बारी है कांग्रेस पार्टी की। अब देखना होगा कि कांग्रेस के पिटारे में कर्नाटक की जनता के लिए क्या है खास और कर्नाटक की जनता को कैसे लुभाने के वादे इस घोषणा पत्र में किए जाएंगे। तो 10 बजे का वक्त रखा गया है जब खड़गे, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और एक और अहम खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, बता दें आपको कि राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होनी है। मानहानि मामले में सजा पर रोक को लेकर याचिका जो है वो दी गई है और सूरत कोर्ट से दरअसल उन्हें इस याचिका पर राहत नहीं मिली थी। और आपको बता दें कि रोकने पर राहत नहीं मिली थी उन्हें। आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा का ये पूरा मामला है और इस मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है गुजरात हाईकोर्ट में। देखना होगा कि जब आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी तो राहुल गांधी को राहत मिलती है या फिर राहुल गांधी की मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहती है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई का दिन है। तो गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को सजा रोकने पर सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। सूरत सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद गुजरात हाईकोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका और मोदी उपनाम से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक सभा के दौरान राहुल ने कहा था कि सभी चोर मोदी क्यों होते हैं। उनके इसी बयान पर सूरत से बीजेपी विधायक पुरलेस मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और अब उसी मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। राहुल गांधी का आज कर्नाटक का दौरा भी है। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। या बता दें आपको कि शिवमोगा और चिकमंगलुरु में चुनावी सभा का आयोजन है राहुल गांधी की। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार लोकतांत्रिक नहीं, बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी से सरकार बनाई है। 40% कमीशन वाली है बीजेपी की सरकार। तो अहम खबर, बड़ी खबर, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर और इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी से सरकार बनाई है। 40% कमीशन वाली है बीजेपी की सरकार। आप जानते हो कि जो यहां बीजेपी की सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी गई, वो चोरी की सरकार है। आपने इस सरकार को नहीं चुना। ये सरकार
एमएलएज को पैसा देकर चोरी की गई सरकार है। और कर्नाटक का हर बच्चा, 5-6 साल का बच्चा जानता है कि ये सरकार 40% वाली सरकार है। जो भी ये करते हैं, ये 40% चोरी करके करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी कर्नाटक की सरकार हर काम में 40% कमीशन लेती है। और चलिए आगे बढ़ते और बात करेंगे जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। चुनाव में हार के डर से कांग्रेस में बौखलाहट है, ये कहना है जेपी नड्डा का। तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो लगातार आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कमर कसे हुए हैं, लिहाजा वो कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और कहा कि कांग्रेस जो है वो इस वक्त मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है और चुनाव में हार का डर है कांग्रेस को, लिहाजा कांग्रेस में बौखलाहट जो है वो देखी जा रही है। तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और निशाना साधते हुए सीधा सीधा उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालियापन से पार्टी गुजर रही है। इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफी कभी मांगी नहीं, ये उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है। एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दूसरे नेता हैं वह अपने सीनियर यानी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि वह उनमें बौखलाहट है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वह कर्नाटक का चुनाव हार चुके हैं और इस बौखलाहट में इस तरीके का प्रयोग वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। पर कर्नाटक की जनता हो या भारत की जनता हो, वह जानती है अच्छे से और मोदी जी को प्यार करती है, इसलिए ज्यादा आशीर्वाद दे करके मोदी जी को सफल बनाएगी, ऐसा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, नित्यानंद राय ने खड़गे पर हमला बोला। बबूल का पेड़ है मल्लिकार्जुन खड़गे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकता। तो कांग्रेस के लोग आपा खो बैठे हैं। तो नित्यानंद ने ये तमाम बातें कही कांग्रेस को लेकर और सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला और कहा कि बबलू का पेड़ है खड़गे जी। और आगे उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो देश के गरीबों के मसीहा है और देश के गरीबों ने मोदी को मसीहा माना है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश के गरीबों ने मसीहा माना है। और नित्यानंद राय ने खड़गे पर भी इस दौरान हमला बोला। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकता है। बबूल के पेड़ है खड़गे जी, उसमें आम कैसे फलेगा? उनका पुत्र ने अपने संस्कार को प्रदर्शित किया है। कांग्रेस के लोग आपा खो बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा माना है, किसान मजदूर ने अपना मसीहा माना है, नौजवानों ने मसीहा माना है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है, देश से गरीबी मिट रही है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के लोग अपना जनाधार खो देने के कारण और मोदी जी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसके कारण कुसंस्कारित बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के रास्ते पे खड़गे जी चले और खड़गे जी के रास्ते पर उनका पुत्र चला है। इस देश की जनता सब देख रहे, देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बताने कि तुगलकाबाद में अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई और मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तुगलकाबाद इलाके में काफी अतिक्रमण है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। डीडीए की 60% जमीन पर अवैध अतिक्रमण जो है वो किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान किया जा रहा था तुगलकाबाद में और एक साथ 300 घरों को चिन्हित करके अवैध कब्जे से उन्हें मुक्त कराया गया था। और अब अहम खबर ये कि इस पूरे मसले में, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। तो अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन बात अभी मुआवजे को लेकर फंसी हुई है। तो मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी।
तो दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दरअसल निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि थम जाएगा। पहले चरण के लिए आज प्रचार खत्म होगा। 4 मई को 37 जिलों में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आज निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जो है खत्म हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और 2 चरणों में वोटिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़नी है। तो पहला चरण जो है वो 4 मई को 37 जिलों में वोटिंग के साथ आगाज होगा पहले चरण का, और उसी पहले चरण के लिए आज निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, खत्म हो जाएगा पहले चरण के लिए। तो डोर टू डोर कैंपेन जो है वो प्रत्याशी कर पाएंगे, डोर टू डोर वो जाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रैलियां हो रही थी, सभाएं हो रही थी, उन पर आज पाबंदी लग जाएगी। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 12 नगर निकाय में वोटिंग होनी है और कुल वार्ड की संख्या इसमें 208 है। आपको बता दें कि कुल मतदान स्थल जो है वो 488 बनाए गए हैं और ऐसे में आपको बताएं कि संवेदनशील मतदान केंद्र जो है उनकी संख्या 44 है। तो कुल मतदान स्थल 488 यहां पर बनाए गए हैं। संवेदनशील मतदान के केंद्र 44 इनकी संख्या जो है वो रखी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अति संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या जो है वो 34 है यहाँ पर। तो अति संवेदनशील मतदान केंद्र 16 है और साथ ही साथ सामान्य मतदान कैटेगरी में जो केंद्र बनाए गए हैं उनकी संख्या 60 है। और अगर कुल मतदाता की हम यहां पर बात करें तो कुल मतदाता 4,35,480 हैं, जिनमें कुल महिला मतदाता की संख्या 2,03,989 है। और अगर कुल पुरुष मतदाता की संख्या बताएं तो 2,31,491 है। तो ये तमाम लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे 4 मई को पहले चरण में, जब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। और इधर उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की जनसभा है। तो 2 चुनावी सभा को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। लुकरगंज और झांसी में योगी की जनसभा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहते हैं हमेशा। कहीं पर भी चुनाव होता है तो बाकायदा स्पेशल उत्तर प्रदेश राज्य से वो दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। और इस कड़ी में जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है तो पूरा जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, और लिहाजा जगह जगह बैठकों का दौर जारी है, जगह जगह जनसभाओं का दौर जारी है। जगह जगह पर जाकर योगी आदित्यनाथ जनता का मूड अपने फेवर में करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो सीएम योगी की जनसभा है। आपको बता दें कि आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज के लुकरगंज में सुबह 11 बजे जनसभा है और दोपहर 1:30 बजे से झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में जनसभा होगी योगी आदित्यनाथ की। तो आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी की बैक टू बैक जनसभा है। तो चलिए उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी से बड़ी खबर, प्रचार के आखिरी दिन सहारनपुर जाएंगे अखिलेश यादव। जी हां, सहारनपुर में एसपी प्रत्याशी के लिए वो रोड शो करेंगे और दोपहर 1 बजे से कुतुबशेर से रोड शो शुरू होगा। सपा प्रत्याशियों के लिए वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, प्रचार का आज आखिरी दिन है, लिहाजा आज अखिलेश यादव का सहारनपुर में कार्यक्रम है और यहां पर एसपी प्रत्याशी के लिए वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे से कुतुबशेर से अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होगा और सपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। तो अहम खबर, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियां जो है वो शाम तक अपनी सारी ताकत जो है वो झोंकना चाहती है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, अखिलेश यादव का रोड शो है सहारनपुर में। और इधर असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि अतीक अहमद के हत्यारे गोडसे की नाजायज औलाद है। कातिलों के घर अब तक क्यों नहीं चला बुलडोजर, ये सवाल पूछा गया है ओवैसी से, जो कि सांसद हैं AIMIM पार्टी से। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि अतीक के हत्यारे जो है वो गोडसे की नाजायज औलाद है और सवाल ये कि ये कातिल हैं और कातिलों के घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो अतीक के हत्यारों के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और ये सवाल पूछा। और फिर अगर पुलिस कस्टडी में किसकी हत्या होती है तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार को, कि जिसके हाथों में जंजीरें हैं, जो आपका एक प्रिजनर है, आप उन्हीं को आप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। तो क्या पैगाम देना उत्तर प्रदेश को अब। और उनके घरों में बुलडोजर नहीं गया, उन पर UAPA नहीं लगा, उन पर गोली नहीं चली, उनके घर में छत नहीं है, 8-8 लाख के 2 वेपन 16 लाख के कहां से आए, किसने दिया उनको, ये क्यों रेडिकलाइज हुए हैं इतने ज्यादा। और फिर हथियार फेंक कर सरेंडर सरेंडर JSR का नारा लगाते हैं। तो ये सरकार की बदनामगी हुई है
अगर वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर बताइए, फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत पर और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवानों को किसानों का साथ जो है वो मिला है। पहलवानों के समर्थन में बीकेयू जो है वो उतर गई है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल होंगे राकेश टिकैत। बड़ी खबर, अहम खबर, खिलाड़ी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह कहना है राकेश टिकैत का। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अब जंतर मंतर पर पहलवानों को किसानों का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहलवानों के समर्थन में अब बीकेयू जो है वो उतर गई है और समर्थन कर न सिर्फ उतरी है बल्कि आज जंतर मंतर पर धरने में भी शामिल होने के लिए राकेश टिकैत जो है वो अपने तमाम और बाकी लोगों के साथ यहां पर पहुंचेंगे। तो पहले खिलाड़ी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह कहना है टिकैत का। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। तो सुनाएंगे आपको कि क्या कहा उन्होंने जिस वक्त वो वहां पर जाएंगे और साथ में खिलाड़ियों से वो बातचीत करेंगे। पूरी बातचीत उनकी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहली बार जब ये लोग आए थे तो उन्होंने राजनीतिक मंच से साफ इनकार कर दिया था, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब सबका स्वागत है, लिहाजा तमाम लोग इन खिलाड़ियों के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा लेना खिलाड़ियों का मकसद नहीं है, पहलवानों का प्रोटेस्ट नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये शाहीन बाग आंदोलन में सक्रिय ताकत इसमें शामिल है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी इस्तीफा मांगती है तो मैं दे दूंगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि बृजभूषण ने सीधा सीधा नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया है कि अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उससे बड़ी बात उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह या फिर अगर अमित शाह भी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। अब जब इनकी डिमांड पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम सोरेन आज 80 स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। जी हां, राज्य में पहली बार सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई की शुरुआत होगी। निजी स्कूलों की तरह सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी इन स्कूलों में। और सबसे अच्छी बात यह कि दिव्यांग बच्चों का बेहद खास ख्याल रखा गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में खास इंतजाम जो है, खास प्रतिबंध जो है वो किए गए हैं। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होने जा रही है और सीएम सोरेन आज 80 स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई की शुरुआत जो है वो होगी आज और निजी स्कूलों की तरह अब सीबीएसई पैटर्न पर इन स्कूलों में पढ़ाई होगी। तो सीएम सोरेन आज 80 स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? दरअसल निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए 4496 उत्कृष्ट स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। पहले चरण में शुरू की जा रही 80 स्कूलों और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है इनको और 80 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का काम नवंबर 2021 में शुरू हुआ और दिल्ली की तर्ज पर राज्य सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर लगातार सीएम सोरेन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 2021 में अब तक शिक्षा विभाग 310 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब और पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, मेडिकल रूम, एनसीसी और स्काउट गाइड का निर्माण स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होने वाले इन 80 स्कूलों में क्लास 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई जो है वो की जाएगी। सभी स्कूलों में 1000 से 1200 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और इधर दिल्ली में कोरोना के मामलों में राहत जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं अगर अब पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो घटकर 14.36% हो चुका है। तो दिल्ली में कोरोना के मामलों में राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे में महज 259 नए मामले जो है वो कोरोना के सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट घटकर 14.3
3.6% पहुंच गया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।